हेलो स्टूडेंट्स, 2025 का ये पहला क्लास है। आज हम पढ़ेंगे आलेखन। तो सबसे पहले आप सबको नया साल बहुत बहुत शुभ हो। आप जो भी कक्षाओं में हैं उसमें बहुत अच्छे अंकों से आप पास हो। तो आज हम आलेखन पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था टिप्पणी लेखन। तो बच्चों, टिप्पणी लेखन और आलेखन ये आपस में जुड़े हैं। कोई भी काम शुरू होता है कार्यालयों में तो कोई पत्र लिखा जाता है। अब पत्र जब आता है तो उस पर हमने पढ़ा कि टिप्पणी लिखी जाती है। कि टिप्पणी इधर पहले पत्र आया तो नीचे जो हमारा सचिव होता है या अंडर सचिव जो होता है वो पहले टिप्पणी लिख देता है, फिर ऊपर वाले अधिकारी को भेजता है, फिर और ऊपर अधिकारी को, फिर और ऊपर अधिकारी को। ऐसे विभागों में जाते हैं पत्र टिप्पणियों के साथ और फिर उनके ऊपर निर्णय दिए जाते हैं। जब टिप्पणियों का काम खत्म हो जाता है, मतलब कोई आदेश आ गया कि ठीक है इस पत्र के बारे में आपको ये काम करना है, तब शुरू होता है आलेखन का काम। यानी अब एक आलेख तैयार किया जाएगा, एक ड्राफ्टिंग की जाएगी पत्र की फॉर्म में हो या संपादन के फॉर्म में हो या रिपोर्ट के फॉर्म में हो, किसी भी तरीके से एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा जिसमें विषय लिखा होगा, किस पत्र के बारे में बात की जा रही है उस पत्र की संख्या लिखी होगी, उस पत्र के पृष्ठ लिखा होगा और क्या कहा जा रहा है वो पैराग्राफ में, 1 या 2 पैराग्राफ में लिख दिया जाएगा। और उसके बाद उसके नीचे भवदीय लिखकर, भवदीय मतलब भेजने वाला, भवदीय लिख करके जिसने भी वो आलेख तैयार किया है उसका पदनाम लिख दिया जाता है और नाम लिख दिया जाता है, हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। और ऊपर कहाँ भेजा जा रहा है, जिनको भेजा जा रहा है उनका पता और नाम लिख दिया जाता है। जिस प्रकार से हम एक पत्र लिखते हैं, लगभग वही तरीका है आलेखन का। आलेखन मतलब है ड्राफ्ट तैयार करना। चाहे हम औपचारिक पत्र का आलेख तैयार करें, चाहे हम संपादन के लिए कोई रिपोर्ट तैयार करें, कोई भी लिखा हुआ लिखित रूप में कोई प्राइमरी पैराग्राफ, ये आलेखन है। मतलब प्राथमिक रूप में जब कुछ ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, ड्राफ्ट का मतलब होता है पहले एक सिंपल फॉर्मेट तैयार की जाती है, फिर उसको उन्नत तौर से कई जगह जाता है, उसमें करेक्शंस होते हैं, फिर उसके बाद उसका नहीं अब सही है, अब इसका सही करेक्ट एकदम लेटर तैयार करो, करेक्ट पत्र तैयार करो, तो वो उन्नत आलेख होता है। उन्नत आलेख मतलब अब उसमें बिना किसी त्रुटि के, बिना कोई चेंज के अब वो आलेख तैयार कर दिया जाएगा। तो कोई भी पत्र हो, कोई भी रिपोर्ट हो, जब उसकी शुरुआती तैयारी की जाती है उसको हम आलेखन कहते हैं। अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कहते हैं। अब ड्राफ्टिंग आप ऐसे समझिए कि जैसे हमें कोई पेंटिंग बनानी हो तो हम क्या करेंगे, पहले एक रफ स्केच तैयार करते हैं, तो वो क्या होता है, ड्राफ्ट तैयार कर लिया। उसके बाद फिर हम उसको फाइनल पेंटिंग कर देते हैं। तो जो पहले शुरुआत में करते हैं उसको हम प्राथमिक आलेखन कहते हैं, और जब वो बिल्कुल पक्का तैयार हो जाता है तो उसको उन्नत आलेखन कह देते हैं। मतलब बिल्कुल तैयार, उच्चतर रूप में तैयार हो गया। तो अब इसको यहाँ पर शब्दों में समझिए। सरकारी कार्यालयों में पत्र व्यवहार की पद्धतियों के अनुसार पत्रों का प्रारूप या आलेख तैयार किया जाना ही आलेखन कहलाता है। किसी भी पत्र का जो प्रारूप तैयार किया जाता है, जो बिल्कुल पहला प्राइमरी बेसिक कोई रूप तैयार किया जाता है, उसको हम आलेख कहते हैं, ड्राफ्ट। और हिंदी में इसको आलेखन कहते हैं, अंग्रेजी में ये ड्राफ्टिंग कहलाती है। इसे प्रालेखन या प्रारूपण भी कहते हैं। इसका और भी नाम है प्रारूपण, मतलब प्रारूप तैयार करना। जैसे आपको कोई पत्र लिखना हो तो आपको एक प्रारूप दिया जाता है कि आपको इसी प्रारूप में ये आलेख ये पत्र लिखना है, तो प्रारूप आलेखन यानी फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है या ये प्रारूप, उसका एक कच्चा रूप आलेख कहलाता है। अभी आपको पता होगा कि सरकारी जो कार्यालय हैं उनमें क्या होता है, पहले एक लिपिक होता है, लिपिक मतलब क्लर्क, जो सबसे लोअर पोस्ट पर होता है। फिर उसके बाद होता है अवर सचिव यानी अंडर सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी, फिर और कोई हायरार्की में, फिर कोई अधिकारी, फिर कोई विभागाध्यक्ष, फिर और उनसे भी उच्च अधिकारी, फिर हाईएस्ट कमांड जो होता है, जो भी। तो एक हायरार्की होती है, नीचे से लेकर के ऊपर तक काम होता है। अभी एक पत्र आया था, उस पर कई टिप्पणियां लिखी गई और टिप्पणी के आधार पर एक तैयार हुआ कि अच्छा अब ये काम होना है। तो अब वो काम होने के लिए फिर एक पत्र तैयार होगा। तो वो पत्र तैयार करने का काम कोई भी कर सकता है। हो सकता है लिपिक को दे दिया जाए कि भाई ये पत्र तैयार करके लाओ,
या सचिव को दे दिया जाए या कोई अधिकारी हो उनको ही तैयार करना पड़ सकता है। तो ये जो आलेखन है, ये जो ड्राफ्टिंग है, किसी पत्र की ड्राफ्टिंग किसी को भी करनी पड़ सकती है। तो आलेखन का ज्ञान होना वो सबको आवश्यक है। आलेखन के ज्ञान के अभाव में कार्यालय की कार्य क्षमता गिरने के साथ साथ कार्य संपादन में भी अनावश्यक विलंब होता है। अतः इसका ज्ञान हमारे लिए बहुत उपयोगी, यानी आलेख लिखना, ड्राफ्टिंग करना सबको आना चाहिए, नीचे से लेकर के ऊपर तक, और सबको सीखना पड़ता है। ये आलेखन पत्राचार का एक अंग है। और ये पत्राचार करस्पॉन्डेंस, मुझे आपसे कोई बात करनी है, आपको मुझसे कोई बात करनी है, तो एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे हम। तो ये आलेख जो है वो आलेखन एक पत्राचार का एक तरीका है, एक अंग है, मुख्य अंग है। समाज के विकास के साथ आलेखन के विभिन्न रूप विकसित हो रहे हैं। विशेषकर सरकारी सेवाओं में और कार्यालयों में काम करने वालों के लिए आलेखन में निपुण होना आवश्यक है। अभी जो सरकारी या गैर सरकारी कहीं पर भी जो लोग काम करते हैं उनके लिए आलेखन लिखना आना उनके लिए बहुत आवश्यक है। और इसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है? एक तो भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आपको हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो आलेखन के विविध रूपों और विशिष्ट नियमों की जानकारी होनी। अभी कौन सा आलेख कैसे लिखा जाता है ये भी आपको याद होना चाहिए। जैसे आपको परीक्षा में ही अगर आपको लिखा जाए पत्र लिखो तो आप एक अलग फॉर्मेट में लिखते हैं, आपको कहा जाए रिपोर्ट लिखो तो आप एक अलग फॉर्मेट में लिख देते हैं, आपको कहा जाता है कि निबंध लिखो तो आप एक अलग फॉर्मेट में लिखते हैं। तो हर प्रारूप की आपको जानकारी है। ठीक उसी प्रकार कार्यालयों में भी पत्र है, रिपोर्ट है, कोई विज्ञापन है, अलग तरीके की बहुत से तरीके के पत्राचार होते हैं। उन सभी पत्राचारों का प्रारूप का ज्ञान सबको होना चाहिए और भाषा का ज्ञान होना चाहिए। फिर वो कोई भी आलेख लिख सकता है। आलेख मतलब ड्राफ्ट कर सकता है। कोई भी पत्र का तरीका हो उसका एक पहला प्रारूप तैयार करना आलेखन कहलाता। अभी आलेखन अच्छा है कि नहीं, सफल है कि नहीं, उसके लिए क्या क्या जरूरी है? शुद्ध होना चाहिए, सुगठित मतलब बिल्कुल कॉम्पैक्ट होना चाहिए। उसमें जितनी भी जानकारी बिल्कुल बंधी हुई जानकारी, फालतू बातें उसमें नहीं लिखी जाती, बिल्कुल जानकारी टू द पॉइंट उसमें बातचीत लिखी जाती है। और परिमार्जित भाषा पर निर्भर, और भाषा बहुत ही अच्छी वाली भाषा, साहित्यिक बहुत नहीं जाते हैं लेकिन कोई बोलचाल की भाषा भी नहीं होती। हर कार्यालय के काम करने की भाषा अलग होती है, हर कार्यालय में काम करने की हर क्षेत्र के शब्दकोश अलग होते हैं। जैसे हॉस्पिटल में अगर कोई पत्र आलेखन किया जाए तो वहाँ की भाषा कैसी होगी? मेडिकल से संबंधित होगी। किसी विद्यालय में किया जाए तो वहाँ शिक्षा से संबंधित होगी। किसी सरकारी कामकाज का हो, न्यायालय में अगर कोई ड्राफ्ट तैयार किया जाए तो कानून की भाषा होगी। तो हर जगह की भाषा अलग हो जाती है, हर जगह के शब्द अलग हो जाते हैं। तो जिस भी विभाग में काम हो रहा है, आलेख तैयार किया जा रहा है, वहाँ के लोगों को वहाँ की भाषा का ज्ञान होना चाहिए और प्रारूप का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो आलेख लिख सकता है। और आलेख लेखन सबको आना चाहिए, नीचे से लेकर ऊपर तक, क्योंकि किसी को भी पत्र तैयार करना पड़ सकता है। अतः आलेखन से हमारा तात्पर्य सरकारी कार्यालय में व्यवहारिक आलेखनों से है, यानी कार्यालय में जितने भी तरह के व्यवहार में पत्राचार होते हैं, कई तरीके के पत्रों का जो व्यवहार होता है उनके प्रारूप को आलेख कहते हैं और इसे प्रारूप भी कहा जाता है। अब इसके कई प्रकार होते हैं जो हमने अभी पढ़ा कि प्रारंभिक आलेखन और उन्नत या उच्चतर आलेखन। प्रारंभिक आलेखन में व्यक्तिक और सामाजिक पत्राचार आते हैं। इसके अंतर्गत पारिवारिक पत्र, आवेदन पत्र, पदाधिकारियों से पत्र व्यवहार, व्यावसायिक पत्र, संपादक के नाम पत्र, निमंत्रण पत्र इत्यादि आते हैं। अभी कोई जो प्रारंभिक यानी हमारे पर्सनल हो सकता है या सोशल, ऐसे पत्रों को हम इस प्रारंभिक आलेखन में रख देते हैं, एलिमेंट्री ड्राफ्टिंग में रख देते हैं। और उच्चतर आलेखन में सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के पत्राचारों का समावेश होता है। यानी कि जैसे न्यायालय में अगर कोई पत्र लिखा जा रहा है तो बहुत ही मतलब हाई स्टैंडर्ड होगा। अगर सरकार में सरकारी कामकाज में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को कोई पत्र लिखा जा रहा है तो उसमें बहुत शुद्धता, बहुत खास फॉर्मेट की जरूरत होगी, कुछ विशेष पत्र होगा। तो ऐसे पत्राचार को उच्चतर या उन्नत आलेख कहते हैं। और जो हम लोग पर्सनल लेवल पर या सोशल लेवल पर करते हैं वो प्रारंभिक आलेखन समझ गए ना बच्चों? आलेखन मतलब कोई भी पत्र, उसका जब प्रारूप तैयार किया जाता है, जो फॉर्मेट तैयार किया जाता है, उसको आलेख कहते हैं। आपने पहले होगा ना, आपको पहले आता था जब आप 9th-10th में थे कि आलेख लिखो। तो आलेख लिखो क्या मतलब? एक पैराग्राफ आपको उसके ऊपर लिख देना होता था। तो यानी सभी जानकारी, मैक्सिमम जानकारी एक पैराग्राफ में आप लिख देते थे। आलेख 5 नंबर का आता था। तो ऐसे ही आलेखन जो होता है वो ड्राफ्टिंग कहलाता है। किसी भी पत्र को
आगे बढ़ाने से पहले उसका एक प्रारूप तैयार किया जाता है, उसको आलेख कहते हैं। जो उच्चतर आलेख का स्वरूप होता है उसमें क्या क्या होता है? मोटे तौर पर पत्रों, सूचनाओं, परिपत्रों, समझौतों के आलेख, मसौदा या मसवदे थे। अब जैसे आप सिंपल भाषा में समझिए, संविधान तैयार होना था तो संविधान ऐसे ही तो नहीं लिख दिया गया, एक दिन बैठे और संविधान लिख डाला। कैसे लिखा गया होगा? पहले उसका आलेख तैयार किया गया होगा, यानी प्रारूप, मसौदा तैयार किया गया होगा, फॉर्मेट बनाया गया होगा, फिर कितनी बार उसमें संशोधन हुआ होगा, कितने लोगों ने अपनी उसमें राय दी होगी, तब जाकर के उसका फाइनल रूप उभर के आया होगा। तो जो पहला काम हुआ, जो पहला उसका तैयारी थी, उसे आलेख कहा गया। और जब वो फाइनल तैयार होके आया तो वो उच्चतर आलेख हो गया। यानी संविधान कैसा है? पूरे देश का नियम कानून उसमें लिखा हुआ है। तो कोई छोटा मोटा पत्राचार नहीं है, ये बड़े हैं। ये जो उच्चतर लेवल के होते हैं उनको हम उच्चतर आलेखन या उन्नत आलेखन कहते हैं। सरकारी दफ्तरों और कार्यालयों में, प्राइवेट फर्मों में भी, संस्थाओं में हर दिन इनकी आवश्यकता पड़ती है। आलेखन की जानकारी न केवल सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले क्लर्क और सहायक असिस्टेंट्स को होनी चाहिए, बल्कि अन्य व्यवसाय में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी जरूरी है। आप किसी भी नौकरी में जाएं, आपको लेटर ड्राफ्टिंग आनी चाहिए, लेटर को लिखना, और हर तरीके का लेटर, कि आपको कोई एप्लीकेशन देनी है, आपको कोई सामान मंगवाना है, कोई आपको सर्कुलर भेजना है, कोई आपको नोटिस निकालनी है, कोई आपको रिपोर्ट लिखनी है, कोई मीटिंग हुई उसकी रिपोर्ट लिखनी है, कोई मिनट्स लिखने हैं, बहुत तरीके के पत्र होते हैं। तो सारे तरह के पत्रों का जो ड्राफ्टिंग होती है, लिखना, वो शुरुआती रूप आपको, प्रारूप आपको आना चाहिए और आपको लिखना पड़ेगा। आज आप नहीं सीखेंगे तो नौकरी में जाके सीखेंगे, वहाँ आपको सीखना पड़ेगा। तो ये सारे काम सबको आने चाहिए। सरकारी कार्यालयों से अनेक प्रकार के पत्र, आदेश, परिपत्र, अधिसूचनाएं आदि भेजी जाती हैं। इनका आलेख लिपिकों से उच्चतम अधिकारियों तक किसी को भी करना पड़ सकता है। अतएव केंद्रीय सचिवालय और राज्य सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आलेखन ज्ञान अनिवार्य है। यानी जो केंद्रीय यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसमें, और स्टेट गवर्नमेंट में, दोनों जगह सचिवालय में, वहाँ पर तो हर आदमी को ड्राफ्टिंग करना आना चाहिए। अभी आलेखन के विषय में कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी जब आप लिख रहे होंगे। तो क्या क्या है? पहला, विषय। अभी आप किस विषय पे आलेखन है वो विषय आप पहले शॉर्ट में लिखेंगे। जो कोई भी पत्र जाता है उसमें पहले विषय लिखना जरूरी है। आपने पत्र पढ़ा है, औपचारिक अनौपचारिक दोनों पढ़े हैं आपने, तो जो औपचारिक फॉर्मल लेटर्स होते हैं उसमें विषय लिखा जाता है। तो विषय लिखेंगे हम, और उस विषय को ऐसा लिखेंगे कि आसानी से समझ में आ जाए और शॉर्ट में हो और बिल्कुल स्पष्ट हो, कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। हर शब्द का अर्थ पारदर्शी हो, मतलब कोई भी शब्द ऐसा नहीं कि कोई कुछ मतलब निकाल रहा है, कोई कुछ मतलब, ऐसा नहीं। जो भी मतलब निकल रहा है वो एक ही मतलब निकलेगा, बिल्कुल स्पष्ट। फिर निर्देश या रेफरेंस। निर्देश मतलब रेफरेंस, किस बारे में बात कर रहे हैं आप? तो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आपको लिखना पड़ेगा ना पत्र में, कि ऐसा एक पत्र आया, उस पत्र के निर्णय के रूप में मैं ये पत्र लिख रहा हूँ, या ये आलेख तैयार कर रहा हूँ, या ये पत्राचार कर रहा हूँ। तो आप वो रेफरेंस देंगे, किस बारे में बात की जा रही है। तो वो बातचीत, निर्देश बिल्कुल साफ साफ आपको उसमें लिखना पड़ेगा। आलेख में प्रस्तुत विषय के साथ पिछले पत्र व्यवहार का संबंध जुड़ा होना चाहिए। तो आलेख में उसका निर्देश होना चाहिए, क्योंकि विषय की पृष्ठभूमि जाने बिना आलेख को समझना कठिन है। अभी अगर मेरे पास कोई सामान मांगने के लिए कोई पत्र आया, कोई आलेख आया, और मुझे नहीं पता कि ये किस डिपार्टमेंट्स के बारे में बात की जा रही है, या इनको ये क्यों चाहिए है, या इससे क्या होता है, तो मैं कैसे उस पर कोई अपना रिएक्शन दूंगी। जब उसमें वो विषय लिख देंगे कि हमको ये इस सामान की ज़रूरत है और ये सामान हमारे विभाग में यहाँ पर उपयोग में आता है, और हमारे यहाँ ये ख़त्म हो चुका है, या अब इसकी और आवश्यकता है, या हमारे यहाँ लोग बढ़ गए हैं तो इसकी तो मुझे समझ, अच्छा इस डिपार्टमेंट में ये सामान था, ये कम हो गया है, तो इनको मंगाना है। तो मुझे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट पता है, तो उस पत्र में विषय होगा, निर्देश यानी रेफरेंस होगा, विभाजन। अभी हर बात को अलग अलग विभाजित रूप में लिखना पड़ेगा। पहले भाग में विषय होगा, कथन स्पष्ट होगा, सब प्रसंग होगा, रेफरेंस या कॉन्टेक्स्ट भी होगा। दूसरे भाग में विषय का युक्तिपूर्ण समर्थन होना चाहिए। फिर पैराग्राफ चेंज करके आप उसमें लिखेंगे, या दूसरे पार्ट में लिखेंगे कि क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है। तीसरे भाग में बिल्कुल निष्कर्ष लिख देंगे, लास्ट लिख देंगे, अतः इसलिए अब आप मुझे ये चीज़ दे दीजिए। और रिकमेंडेशन होनी चाहिए, और संस्तुति यानी रिकमेंडेशन, मतलब मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इनको ये सामान उपलब्ध करवा दें। तो मैं समझ जाऊँगी, अच्छा उस अधिकारी ने, उस डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने ये चीज़ मांगी है और वो रिकमेंड कर रहा है, तो मुझे ये काम करना होगा, तो मैं कर दूँगी। जैसे सरकार में कोई काम करना हो और प्रधानमंत्री के पास कोई पत्र जाए, तो
कोई गृह मंत्री जो है उसमें लिखेंगे कि मेरी तरफ से ये काम होना चाहिए और मैं ऐसा चाहता हूँ, मेरी रिकमेंडेशन है, ये काम कर दें। तो प्रधानमंत्री विषय देखेंगे, अच्छा इस बारे में है, अच्छा ये वहाँ उस डिपार्टमेंट का, अच्छा वहाँ ऐसा होता होगा, ये कम पड़ गया, ये ज़्यादा हो गया, और इसमें गृह मंत्री की सिफारिश भी है, यानी वो रिकमेंड भी करते हैं। तो अब इससे ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत उनको नहीं है, वो साइन करके उसको हाँ कर देंगे। तो किसी ऐसे पदाधिकारी की रिकमेंडेशन है जिसके बाद प्रधानमंत्री को कुछ सोचना नहीं पड़ेगा कि ठीक है, गृह मंत्रालय का कार्य गृह मंत्री देखता है और गृह मंत्री स्वयं कह रहा है तो ठीक है, फिर बात ठीक ही होगी। तो ये इस पत्र के पूरे उसमें होगा। फिर क्या होता है, क्रम संख्या का आलेख। यदि आलेख लंबा है तो प्रत्येक अनुच्छेद के स्थान पर क्रम संख्या का उल्लेख करना चाहिए। तभी पैराग्राफ बदलने की जगह अगर लंबा लिखा गया तो पैराग्राफ की जगह पॉइंट डाल दिया जाता है, हर पैराग्राफ पर एक नंबर दे दिया जाता है। और अगर छोटा है तो पैराग्राफ 1 या 2 पैराग्राफ है तो कोई बात नहीं, लिख देते हैं। फिर उसमें कभी कभी सब हेडिंग्स भी डाली जाती हैं आलेख में, यानी कोई ऐसा पत्र हो रहा है जो सचिवालय तक जाना है, उसमें एक बात बड़ी मुख्य बात है, उसके थोड़ी कम इम्पॉर्टेंट बात है, तो उसकी हम सब हेडिंग छोटी छोटी हेडिंग्स डाल करके भी लिख देते हैं। हालांकि अनुच्छेद, क्रम संख्या, उपशीर्षक के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं है, ये कोई नियम नहीं, ये सिर्फ इसलिए होता है कि जो भी इस पत्र को पढ़ रहा है वो समझ सके कि क्या मुख्य बात है, फिर उसमें क्या कम इम्पॉर्टेंट बातें हैं या अलग अलग डिविजन्स की बातें हैं। तो पत्र को क्रम में बांटते हैं, पैराग्राफ में बांटते हैं, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में भी बांटा जाता है ज़रूरत के अनुसार। ठीक, नंबर भी डाल देते हैं, कभी कभी 1 2 3 4 डाल दिया जाता है। ये सब सिर्फ इसके लिए कोई नियम नहीं है, ये सिर्फ इसलिए होता है अगर पत्र लंबा है तो हम उसका विभाजन कर देते हैं। फिर आती है बात भाषा की। तो आलेख की भाषा साहित्यिक भाषा नहीं होती, कोई लिटरेरी नहीं लिखते हम उसमें, कोई मुहावरे लोकोक्तियाँ नहीं प्रयोग करते और ना ही हम बिल्कुल बोलचाल की बात करते हैं। ये विशिष्ट भाषा होती है और बड़ी शिष्ट यानी सभ्य भाषा होती है, औपचारिक पत्र हैं, यानी फॉर्मल लेटर से। तो फॉर्मल लेटर हम कैसे लिखते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, या सविनय निवेदन है कि, तो हम सविनय निवेदन, आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ, या आपका ध्यान इधर लाना चाहता हूँ, या कृपया ऐसा करने की कृपा करें। तो इस तरह के शब्दों का, जो कि शिष्ट भाषा है, ऐसे वाक्यों का, छोटे छोटे वाक्यों का और सरल शब्दों में लिखा जाना चाहिए। ऐसी भाषा होनी चाहिए पत्रों की, तभी वो अच्छे पत्र, अच्छे आलेख माने जाते हैं। उद्धरण, यदि पत्र की प्रतिलिपियां एक से अधिक व्यक्तियों को भेजनी हो तो उनका उल्लेख कर देना चाहिए। अब अगर वही पत्र हम कई लोगों को भेजना चाहते हैं, मतलब हम मेडिकल डिपार्टमेंट में भी भेजना चाहते हैं, हम होम डिपार्टमेंट में भी भेजना चाहते हैं, हम स्टोर में भी भेजना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक ही पत्र की कई कॉपियां जो हैं वो भेज देंगे, लेकिन हम वहाँ पर कॉपीज़ लिख देंगे कि ये यहाँ भी भेजा गया। जैसे आपने मेल पढ़ी हो, मेल लिखते हो तो उसमें सीसी कर देते हैं। सीसी मतलब ये मेल इतने लोगों को गई और उनके एड्रेस लिख देते हैं। कंप्यूटर के बारे में तो आप लोग ज़्यादा ही जानते हैं, तो आपको पता होगा। तो ऐसे ही अगर हमने भेजा तो उनका नाम भी लिखा जाता है कि ये पत्र यहाँ भी गया है। ये जो भी पत्र पढ़ेगा जिस डिपार्टमेंट को, उसको पता होगा कि ये पत्र इस डिपार्टमेंट में भी गया है। अब संलग्न पत्र, अब अभी कई बार क्या होता है, पत्र के साथ साथ कुछ और पेपर्स भी लगा दिए जाते हैं। जैसे आप लोग एप्लीकेशन लिखते हैं तो आपसे कहा जाता है मेडिकल लगाओ, डॉक्टर से लिखवा के लाओ, तो आप क्या करते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट लगाते हैं, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लगा देते हैं और अपना एक पत्र लिख देते हैं। तो एक पत्र के नीचे कई पेपर संलग्न किए गए, तो उस पत्र पे उनका नंबर डाल करके लिखा जाता है कि साथ ही क्या क्या संलग्न है। अभी आप लोग नौकरियों के लिए आवेदन करेंगे तो आप क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे, उसका फॉर्मेट तैयार करेंगे, आलेखन करेंगे और फिर अपने बायोडेटा लगाएंगे, आप अपने सर्टिफिकेट्स की ज़ेरॉक्सेस लगाएंगे, तो सबका उसमें नंबर डाल के लिखेंगे कि इसमें मेरा बायोडेटा भी संलग्न है, इसमें मेरा हाई स्कूल का सर्टिफिकेट संलग्न है, इसमें मेरा इंटर का सर्टिफिकेट संलग्न है। तो जितने भी पत्र संलग्न किए जाते हैं, अटैच किए जाते हैं, उसको भी उसमें लिख दिया जाता है। आप लोग मेल में तो देखते हो कि अटैचमेंट्स डाल दिए जाते हैं और उसमें लिख दिया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से आलेख तैयार किए जाते हैं। आलेख को कुछ अलग मत समझिए, आलेख पत्र हैं, जितने तरीके के पत्र होते हैं उन सबका प्रारूप आलेख कहलाता है। अब इनको तैयार करने की विधि क्या होती, कैसे तैयार होता है, कोई आलेख बनता है तो कैसे बनता है। सरकारी संस्थानों, कार्यालयों में आलेख प्रस्तुत करने के लिए कुछ निश्चित मानदंड हैं, विधि और नियम होते हैं हर कार्यालय के।
आलेख तैयार करते समय इनका अनुपालन करना आवश्यक है। श्रेष्ठ आलेखन की प्रस्तुति और उनकी प्रासंगिकता की बरकरारी के लिए इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब कुछ बिंदु हैं जिस पर आलेख लिखते समय जिस पर सबको उन पर ध्यान देना जरूरी होता है। क्या क्या होता है वो? उसकी प्रस्तुति लिपिक स्तर पर होती है। जो सबसे नीचे जो क्लर्क होता है सबसे पहले वो लिखता है, तो यानी क्लर्क को सारी पत्रों की जानकारी होनी चाहिए। और अधिकारी स्तर पर भी, और अधिकारी भी को भी लिखना पड़ता है, तो अधिकारी को भी जानकारी होनी चाहिए। गंभीर विषय से जुड़े आलेखन अनुभाग अधिकारी या अवर सचिव तैयार करते हैं। अब जो कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं उनको लिपिक नहीं लिखता, क्योंकि लिपिक को तो वो पता नहीं है मैटर, तो वो कौन लिखेगा? अवर सचिव, यानी सचिव के नीचे वाला अंडर सचिव जो होता है, कभी कभी वो लिख देता है, कभी कभी कोई अनुभाग का जो डिपार्टमेंटल हेड होता है वो लिख देता है। तो उनको ये इंपॉर्टेंट लेटर्स वो लोग टाइप करते हैं, वो लोग उसका आलेख तैयार करते हैं। जबकि सहज, सरल और अगंभीर विषय के आलेखन लिपिक द्वारा, और जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते वो क्लर्क तैयार कर देता है। आलेखन तैयार करते समय इन दोनों के विषयों की पूर्ण और विधिवत जानकारी, तो जो भी ये तैयार कर रहा है उसको उस काम की पूरी जानकारी होनी चाहिए। बिना जानकारी के कैसे कोई आलेख कर देगा या लेटर लिख देगा? तो उसको जानकारी होनी चाहिए। और विषय की रूपरेखा, प्रस्तुति का स्वरूप, क्रम आदि के चिंतन विनन कर ले, और वो पहले ही अपने मन में एक फॉर्मेट बना लेता है कि अच्छा मैं पहले ये लिख दूंगा, फिर ये लिखूंगा, फिर ये भी बात लिखनी है, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से उसको सोच विचार करके तब वो आलेख लिखना शुरू करता है। आलेख तैयार करते समय कागज के दोनों तरफ हाशिया छोड़ा है, हाशिया मतलब मार्जिन, कागज के दोनों तरफ मार्जिन छोड़ दिया जाता है और बीच के हिस्से में लिखना होता है। और हर पंक्ति के बीच में लाइन की स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा करते हैं, नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अगर किसी जो अभी तो ये आलेख है ना, अभी फाइनल लेटर नहीं है ये, तो इसके लिए बीच में जगह छोड़ दी जाती है कि जब ये अधिकारी के पास जाए तो वो कहे कि अच्छा बीच में कहीं पर वो कुछ उसमें लिख देगा कि ये और इसमें ऐड कर दो, तो वो ऐड करने की जगह होनी चाहिए। तो इसीलिए लाइन के बीच में, हर लाइन के बीच में स्पेसिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है आलेख में, जो प्राथमिक आलेख होते हैं। क्लियर? उसके बाद क्या करते हैं? उनके अनुमोदन के लिए आलेख यानी ड्राफ्टिंग की पर्ची लगा देनी चाहिए। यदि 2 या 2 से अधिक आलेख एक ही फाइल में रखकर अधिकारी के सामने पेश किए जा रहे हैं तो अनुमोदन के लिए आलेख की पर्चियां तथा आलेख पर संख्या डाल देनी चाहिए। अनुमोदन समझने के लिए, उनके ध्यान देने के लिए। मान लीजिए मैं क्लर्क हूँ, मैंने 2, 1 नहीं 3, 4 पत्र का ड्राफ्टिंग तैयार की। अब मैं अपने हेड को भेज रही हूँ, तो अब एक तो उसमें स्वास्थ्य से संबंधित है, एक शिक्षा से संबंधित है, एक जो है वो सामान लाने से संबंधित है। तो मैं क्या करूँगी? अलग अलग पर्चियाँ लगा दूंगी। ऊपर आपने देखा है ना बच्चों, ऐसे फाइल के ऊपर यहाँ पर्चियाँ लगा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कि ये वाला लेटर इस चिकित्सा विभाग का है, ये फिर उसकी ऐसी ही दूसरी पर्ची लगा देंगे कि ये वाला शिक्षा विभाग के लिए है। तो जो अधिकारी है उसको समझने में तुरंत समझ में आ जाएगा ये पर्ची लगी है। आपने देखा होगा ना, स्टिक पैड्स आते हैं आजकल, रंग बिरंगे कलरफुल पैड, आप लोग भी यूज़ करते होंगे, लाल पीले हरे फ्लोरोसेंट, उन पे लिख लिख करके वो चिपका दिए जाते हैं पत्रों में, आलेखों में। तो उनको अनुमोदन के लिए आलेख जो है उनको टैग कर करके उनके ऊपर लिख लिख कर अधिकारी को भेज देते हैं। और साथ ही अगर उसके साथ कुछ और सहपत्र यानी कुछ और पेपर्स अटैच हैं तो वो भी उसमें लिख दिए जाते हैं। और साइड में जहाँ पर मार्जिन खींचा है वहाँ पर ऐसे टेढ़ी लाइन बनाकर नंबर लिख देते हैं, अटैच्ड 3 पेपर्स। तो जो अधिकारी है उसका ध्यान चला जाता है। मतलब जैसे आपको बताऊँ, जैसे मैंने ये 2 हाशिए खींचे, अब इसके बीच में अपना आलेख तैयार किया और यहाँ एक टेढ़ी लाइन बना करके, आपको उल्टा दिख रहा होगा, टेढ़ी लाइन बनाकर यहाँ लिख दिया 4 लेटर्स या 4 पत्र संलग्न है। आप इस तरह से टेढ़ी लाइन में लिख देंगे तो जो पढ़ते समय तुरंत उसका ध्यान, अच्छा ऐसा है। तो इस तरह से करके आलेख को तैयार करके आगे अनुमोदन यानी उनके ध्यान देने के लिए भेज दिए जाते हैं। उसके बाद फाइल में रखे सभी आलेखों पर फाइल संख्या लिख दी जाती है। अब फाइल नंबर होता है, पेपर नंबर होता है। एक ही फाइल में एक ही तारीख के एक ही पते पर 2 पत्र गए हैं तो उनकी सूचना भी दी जाती है। और कैसे लिखते हैं हम? 10/5, 6, 8, इस तरह से शॉर्ट में हम लिख देते हैं, ऑब्लिक लगा के हम लिख देते हैं ये पत्र, ये फाइल संख्या, ये पत्र संख्या, ये दिनांक, ये 4 पत्र। तो ये आलेख लिखने का तरीका है। उसके बाद जब किसी मामले में सरकार या मंत्रालय आदि की सलाह ली जाती है तो सामान्यतः उत्तर भेजने की अंतिम तिथि सुनिश्चित कर देनी चाहिए और साथ ही साथ एक लास्ट डेट उस पत्र में जरूर मेंशन कर दी जाती है कि भाई इस तारीख तक मुझे ये जवाब आगे भेजना है, तो कृपया आप देख करके अपना निर्णय दें। क्योंकि वरना क्या होता है,
ढेरों पत्र आते रहते हैं और उनकी टेबल पे फाइल जमा होती जाती है, वो नहीं देख रहे हैं पत्र और लास्ट डेट निकल गई तब, तो लेटर पर लास्ट डेट लिख दी जाती है कि इससे पहले आप इसका जवाब ज़रूर दे दें, जिससे कि मुझे ये पत्र इस तारीख को भेजना है। तो लास्ट डेट, अंतिम तिथि अवश्य लिखी जाती है, ये बात खास ध्यान रखिएगा। और जहां पर पत्र के नीचे हस्ताक्षर, नाम, पद, फोन नंबर भी जरूर लिखा जाता है, क्योंकि अगर कोई पत्राचार करना है, उनको वापस कोई जवाब देना है, तो कहाँ भेजेंगे? तो उनका पद ना होगा, उनका नाम होगा, उनका फोन नंबर होगा, सब कुछ जरूर लिखा होगा। और इनिशियल, आद्याक्षर मतलब इनिशियल्स भी जरूर करे जाते हैं कि किसने भेजा, कौन लिख रहा है। ये बातें इंपॉर्टेंट है। इस तरह से एक आलेख तैयार होता है। अभी इसी पत्र को सीक्वेंस से लिखा हुआ है कि ये अलग से एक मैंने तैयार किया है आपका, कि सबसे ऊपर संख्या लिख देते हैं, उसके नीचे प्रेषक यानी कार्यालय हो, प्रेषक मतलब भेजने वाले का नाम लिखा आता है, उसके बाद भेजने वाले का नाम लिख देते हैं, पद लिख देते हैं, उसके बाद प्रेषिती का नाम, किसको भेज रहे हैं उसका नाम और पद लिख देते हैं और पता लिख देते हैं। जैसे पत्र लिखते हैं, भेजने वाले का नाम, किसको भेज रहे हैं उसका नाम, पद, पता, वो फिर प्रेषक का पता, भेजने वाले का पता और दिनांक लिख दिया जाता है, और बीच में विषय लिख दिया जाता है, पत्र को सारांश में लिख दिया जाता है। उसके बाद बाईं ओर लेफ्ट साइड में संबोधन, महोदय, महोदया, आदरणीय, जो भी लिखना हो। उसके बाद संबोधन के बाद पत्र प्रारंभ करते हुए पिछले पत्र का उल्लेख जरूर करते हैं, पुराने लेटर का रेफरेंस हम जरूर देंगे उसमें। पत्र के अंत में स्वनिर्देश या उसके नीचे हस्ताक्षर होना चाहिए, और जहां खत्म होता है पत्र, वहां पर जिसने भेजा उसका हस्ताक्षर या उसका इनिशियल, उसका पदनाम, उसका फोन नंबर, इतना लिखा जाता है। ये तरीका है जैसे एक पत्र लिखते हैं बच्चों। अब इसका एक प्रारूप आपको दिया गया है, उसको आप एक बार पढ़ लीजिए। जैसे सरकारी आलेख का एक उदाहरण इस प्रकार है। जैसे अभी सबसे पहले हम एक सरकारी आलेख लिख रहे हैं, तो हमने ऊपर लिख दी पत्र का नंबर, संख्या 9/28/99, गृह मतलब गृह मंत्रालय से आया है, 9वीं फाइल का 28वां पे पत्र और 19वां पृष्ठ, इस तरह से नंबर ऑब्लिक डाल के लिख देते हैं। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कहाँ से आ रहा है पत्र? यहाँ से आ रहा है। प्रेषक, भेजने वाला कौन है? मधुरा दास हैं, कोई IAS हैं, वो भेज रहे हैं। उपसचिव हैं वो गृह मंत्रालय के उपसचिव, तो हमने उनका नाम, पता लिख दिया। ऊपर पत्र के बारे में लिखा, भेजने वाले का पता और उनका पद लिख दिया। उसके बाद हम सेवा में लिख करके किसको भेज रहे हैं? मुख्य सचिव को भेज रहे हैं, बिहार भेज रहे हैं, पटना भेज रहे हैं, जहाँ भेज रहे हैं। उनका पता नई दिल्ली लिख दिया और दिनांक लिख दी, किस डेट को जा रहा है पत्र हम फॉर्मल लेटर से ऐसे लिखते हैं ना, ये वही फॉर्मेट है। आलेख कुछ अलग नहीं है, फॉर्मल लेटर है ये। उसके बाद विषय लिख दिया, किस विषय में? बिहार में छात्रों का उपद्रव, उड़ीसा में छात्रों का उपद्रव, जो भी आपको समझ में आए। उसके बाद महोदय, जो हम संबोधन देते हैं वो महोदय या महोदया ही देते हैं, और कोई संबोधन प्रिय और आदरणीय लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑफिशियल लेटर्स है, तो हम महोदय ही लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम शुरुआत कैसे करते हैं? सविनय निवेदन है कि, या मुझे मैं आपको सूचित करता हूँ, या मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है। इस तरह की फॉर्मल भाषा होती है। वो लिख करके आप पत्र 1 या 2 पैराग्राफ में अपनी बात कहते हैं, और जो लिख रहा है सबसे नीचे उसका, या तो यहाँ पर हम आपका विश्वासी, योर्स फेथफुली योर्स, जैसे अंग्रेजी में लिखते हैं, ऐसे आपका विश्वासी या आज्ञाकारी या कुछ इस तरह से लिख करके अपना हस्ताक्षर इनिशियल कर देते हैं, और अपना पदनाम उपसचिव गृह मंत्रालय लिख दिया। और फिर पत्र की जानकारी और दे दी कि ये संख्या है, नई दिल्ली है, जून इतने तारीख है, जानकारी के लिए ये चीज़ें हमने और अटैच करी हैं इसमें, और इन लोगों को और भेजा गया है ये पत्र, ये भी उसके नीचे डिटेल डाल दिया और पत्र भेज दिया। तो यानी कहाँ भेजा जा रहा है, किसको भेजा जा रहा है, उसका पदनाम, कौन भेज रहा है उसका पदनाम, दिनांक, पृष्ठ संख्या, फाइल नंबर, पेज नंबर, सारा डिटेल होता है। विषय होता है, संबोधन होता है, पत्र होता है, पत्र के नीचे भेजने वाले का इनिशियल होता है, उसका पदनाम होता है, और उस सबसे नीचे हम किस किस को और भेज रहे हैं उन जगहों के 1-2 नाम लिख देते हैं, और हम साथ में क्या क्या अटैच कर रहे हैं वो भी उसमें डिटेल लिख देते हैं। ये होता है आलेख। मुझे उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। अब यहाँ मैं आपको 2-3 उदाहरण आलेख के दे रही हूँ, उनको आप एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आलेख किसे कहते हैं। आलेख कुछ अलग नहीं है, पत्रों के लिखने का तरीका है, और ये आलेख मतलब पहला प्रारूप। फिर जब उसमें सारे डिसीजंस हो जाते हैं, तब एक फाइनल लेटर
तैयार होता है और वो भेजा जाता है, तो वो उच्चतर या उन्नत आलेख कहलाता है। और जो सीरियस मैटर्स होते हैं या सचिवालय में या बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में जो जाता है, उनमें लेटर बिल्कुल फाइनल जो लेटर जाता है उसको उच्चतर या उन्नत आलेख कहते हैं। और जो हम लोग सोशल में या जो पर्सनल लेवल पर जो हम फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं उसको हम प्राथमिक आलेख कहते हैं। दैट्स इट। अभी आलेख की विशेषताएं क्या होती हैं और क्या क्या विशेषता होती है आपने पढ़ लिया। शुद्धता होनी चाहिए, एक्यूरेसी, गलत सलत नहीं लिखोगे, परिपूर्णता, कंप्लीट मैसेज होना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अभी आधी अधूरी आप वर्णन करेंगे तो किसी को क्या समझ में आएगा। फिर विषय लिखना बहुत ज़रूरी है। संक्षिप्तता, शॉर्टेस्ट होना चाहिए, कहानी नहीं लिखेंगे पूरी कहानी बैठ के, शॉर्ट में लिखना है। कोई उदाहरण देना है अगर आपको, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, कोई किसी नियम का कोई उदाहरण देना है कि जैसा कि ये नियम कहता है, तो आप उदाहरण दे दीजिए। विभाजन कर दीजिए, पत्र को डिवाइड कर दिए, हम पहले पढ़ चुके हैं। क्रमांक डाल दीजिए 1 2 3 4। कोई आपने प्रतिलिपियाँ सम्मिलित करी हैं वो भी लिख देते हैं। संलग्न पत्र की बात कर देते हैं, भाषा अच्छी लिखते हैं। शैली कैसी होती है, दोनों तरफ हाशिया छोड़ के, मार्जिन छोड़ के बीच में लिखा जाता है, ये आपको पता है। पॉइंट डाल देते हैं, और जो मार्जिन छोड़ा है कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो टेढ़ी लाइन खींच के हम ऊपर वहाँ पर उसके बारे में स्पेशल बात लिख देते हैं। ये मुख्य बातें हैं आलेख की। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आपको आलेखन समझ में आ गया होगा, और जो इसमें मैं उदाहरण दे रही हूँ आपको सैंपल, वो आप पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले विषय के साथ, अगले टॉपिक के साथ, अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करिए। तो करिए ही करिए। आप देख रहे हैं मतलब आपने सब्सक्राइब किया होगा, लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए बच्चों, उनको भी फ़ायदा होगा, और मुझे भी बहुत ज़रूरत है अपने ढेर सारे सब्सक्राइबर्स की। तो प्लीज़ शेयर। गुड बाय।